आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडी की भिंडी कैसे बनी। हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। वह आपको बताएंगे कि ये इंडी अलायंस है या भिंडी अलायंस है। हर्ष जी, भिंडी जो है वो तरह तरह से बनाई जाती है, आपको भी पता है। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कभी वो भरवा बनाई जाती है, कभी वो बहुत क्रिस्प बनाई जाती है, कभी वो जो है वो काट के बनाई जाती है और कभी-कभी कभी वो उसकी लंबी बिल्कुल कटती है, कभी वो गोल कटती है। कभी गोल काट के बनाते हैं और कभी जो है ना उसमें अ, उसको इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लुगदी जैसी हो गई। हुँ। तो इस समय जो भिंडी बन रही है, इंडी की, वो कैसी बन रही है? देखिए इंडी की भिंडी का सबसे जो ताज़ा-तरीन उदाहरण है, वो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल ने कल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने जो है वहाँ पे एक बदलाव रैली आयोजित की, जींद में हुँ। और उसमें भगवंत मान उनके साथ रहते ही आपको पता है कि भगवंत मान का जहाज चाहिए उन्हें, तो वो वो उनके जो है ड्राइवर हैं, उनके साथ में रहते हैं वो। हुँ। तो उन्हें लेके गए हुए थे वहाँ, तो केजरीवाल ने वहाँ पे ये कहा कि साहब हम लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये लोकसभा चुनाव हम इंडी अलायंस के तहत लड़ेंगे। लेकिन अक्टूबर में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें 90 की 90 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो इंडी की भिंडी जो है, वो इस तरीके से पकाई जा रही है और सब लोग, हर जितने भी इसके पार्टनर हैं, हर एक के दिमाग में एक एक ऐसा प्लान है कि मैं आज तो ये कर लूं और कल मुझे क्या करना है, सब लोग जानते हैं। और रही सही कसर जो है, वो बिहार में बनी गई है इंडी की भिंडी। वहां तो इसे लिट्टी चोखे के साथ पेल जाएंगे लोग। बिहार ने तो कर ही दिया है सब मामला उलट-फेर। बिहार से पहले तो ममता दीदी ने कर दिया था और नहीं, उसके पहले वो तो बॉडी बात डबल वो तो बॉडी संजय डबल आ जी, गया था। वो जो न्याय यात्रा चल रही है ना, वो जहां-जहां पे जा रही है, उससे पहले ही इंडी की भिंडी बनती जा रही है। देखिए, इन्होंने इस न्याय यात्रा में सबसे बड़ा प्लान इनका ये था कि राम मंदिर के दिन बवाल करेंगे असम में। वो तो हिमंत बिस्वा शर्मा ने होने नहीं दिया। उल्टा मुकदमा कर दिया इन पर और ये भी कह दिया कि अरेस्ट कराऊंगा मैं आपको चुनाव के बाद। हाँ, ये लेकिन अभी नहीं धमकी दे दी। करूँगा क्योंकि आप हाँ, हमारे स्टार कैंपेनर हैं। उसने कहा अभी तो हमें राहुल गांधी की जरूरत है, ये तो कैंपेनर है हमारे, अभी तो हुँ, इनकी जरूरत है हमें। अब उसके बाद शुरू होती थी इंडी इंडी की जो इंडिया अलायंस है, जो उसकी जो असली परीक्षा थी वहीं से शुरू होनी थी। पहले पश्चिम बंगाल आना था, फिर बिहार आना था। पश्चिम बंगाल में एंट्री से एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम कोई नहीं मानने वाले इनका अलायंस वलायंस, हम तो अपनी मर्जी से सारी सीटें लड़ेंगे, हम कोई सीट इनको नहीं देने वाले हैं। यही नहीं, वहां पे जो उनका प्रोग्राम होना था, उस प्रोग्राम के लिए परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि वहां पे वेस्ट बंगाल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं आजकल। उन्होंने कह दिया कि हम परमिशन नहीं देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात संजय जी, आप नोट कीजिए कि पश्चिम बंगाल से राहुल गांधी की यात्रा निकल रही है और कोलकाता में नहीं घुसने दिया इनको, बार बार से निकाल दिया, इधर उधर से दाएं बाएं से। एक तो जिधर असम से जिस साइड से एंटर किया, एक कार्यक्रम वहां करा दिया, फिर 2 दिन तक ये रेस्ट पे दिल्ली आ गए, 26 और 27 तारीख में, और कल 28 तारीख में इधर बिहार बॉर्डर पे एक कार्यक्रम करा दिया और कहा भागो यहां से। आधा दिन 25 तारीख को चले और आधा दिन 28 की दोपहर बाद। इतनी इतनी न्याय है पश्चिम बंगाल बीजे में। न्याय यात्रा, इसीलिए तो उसको बीजे न्याय यात्रा कहते हैं। हाँ, और देखिए उसके बाद भाजपा वालों ने तैयारी कर ली कि जिस जिस इंडी की भिंडी पकानी शुरू जो है वो नीतीश कुमार ने की थी, बिहार में राहुल गांधी के कदम पड़ने से पहले यहाँ पे इनकी भिंडी पका दी पूरी की पूरी। हुँ। अब यहाँ इन्हें पता नहीं कोई माला डालने भी जाएगा कि नहीं। सुनने में आ रहा है कि जो एमएलए है कांग्रेस के, वे भी फरार है 50%, उनके मोबाइल नहीं, स्विच नहीं। ऑफ है। अरे वो पूर्णिया में उनकी मीटिंग बुलाई गई थी और हाँ, इनके विधायकों में से 18 4 विधायक या हैं 5 इनके। गए हैं मेरे ख्याल में वहां पे। वो 18 बाद में शायद कोई एक और जुड़ गया था, 19 तो उनमें से 5 गए केवल, केवल हाँ, 5। 5 गए हैं उनके। तो ये हालत है वहां पे। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जहां जहां पहुंच रही है, वहीं वहीं जो है वो इंडी अलायंस के साथ पूरा न्याय करती हुई चली जा रही है। एकदम सब मामला सेट होता चला जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा के साथ साथ। अब यूपी तक और पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या हो यूपी जाएगा। यूपी से पहुँचने के पहले ही 11 सीटें जो बताई गई हैं, मैंने पता किया अपने सूत्रों से कि वो 11 अच्छा। सीटें कौन-सी हैं। तो आपको 11 सीटें मैं गिनाऊँगा तो आप समझेंगे कि साथ कौन-सा खेल हो रहा है उनके साथ में। तो मेरे हम्म। सूत्रों ने बताया कि जो उनको 11 सीटें ऑफ़र की गई हैं, वो है गोरखपुर,
वाराणसी, हाँ, इलाहाबाद तो सीट फिर इलाहाबाद है, मोदी की प्रयागराज सीट सीट हो का। गई। हाँ, योगी जी और रायबरेली है, मोदी जी की सीट है। अमेठी, रायबरेली, अमेठी, हाँ, लखनऊ, और उसके बाद में दिए गए हैं उनको आगरा, नोएडा, गाजियाबाद। इलाहाबाद की भी चर्चा है और सोच रहे हाँ, एक हाँ, ये मांग रहे इलाहाबाद, वही एक वही वो मैंने बोल दिया, इलाहाबाद तो मैंने बोल दिया। फर्रुखाबाद भी मांग रहे हैं जो वो सलमान तो खुर्शीद मांग वाले। रहे हैं, मिलेगी हम्म, तब ना। हाँ, फर्रुखाबाद भी दे मांगने रहे को इन्हें। तो वो बरेली भी मांग रहे हैं, मांगने को तो मुरादाबाद भी मांग रहे हैं, मांगने को तो ये सहारनपुर भी मांग रहे हैं, सहारनपुर भी लेकिन नहीं मांग रहे हैं। मिलेगी। सहारनपुर में पेंच ये फंसा हुआ है कि वहां ऑलरेडी मुस्लिम सांसद है वहां बसपा का। तो वह बाकी वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो अब आप ये बताइए, ये जो सीटें इनको दी गई हैं, इसमें से कौन सी जीतेंगे? नहीं, इसमें से कोई सी भी नहीं जीतेंगे। और मैंने तो अभी एक वीडियो बनाया है हाल ही में, तो मेरा वो वीडियो बड़ा पॉपुलर हुआ है कि गांधी परिवार जो है वो विदा हो गया, बस आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले जो है इनका वो जो मुरलीधरन वहां के जो उनके सांसद है केरल वाले, उनका स्टेटमेंट आया है जी। अखबार में। उन्होंने कहा कि हम जो केरल के जो 15 सांसद हैं कांग्रेस के, वो 15 के 15 अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बार। इट मीन्स राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों ने स्पेशली पूछा कि क्या राहुल गांधी भी वायनाड से लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि 100% लड़ेंगे। अब आप समझ लीजिए कि अगर वो वायनाड से लड़ेंगे तो अमेठी तो मतलब गया। अगर दो जगह से भी पर्चा भर देते हैं कि अमेठी से भी लड़ लें और वायनाड से भी लड़ लें, तो अमेठी वाले तो वोट देंगे ही नहीं, कहेंगे कि यार ये तो फिर वायनाड ही भाग जाएगा, हमारी सीट छोड़ेगा नहीं, छोड़ देगा ये। तो स्मृति ईरानी को ही देंगे अगर दो जगह से लड़ेंगे। एक एक अमेठी पे ही फोकस करें तो कुछ फाइट बन सकती है। तो वो सीट गई। रायबरेली वाली के बारे में जो ये इस समय मैसेज ये चल रहा है कि रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी नहीं लड़ेंगी। और सुनने में आ रहा है कि अभी राज्यसभा के चुनाव में वो जारी हैं राज्यसभा में कर्नाटक के कोटे से, ये चर्चा है। और प्रियंका को लड़ाने की चर्चा थी। जैसे अजय राय ने कह दिया कि वाराणसी में लड़ा देंगे मोदी जी के सामने, तो वो तो मतलब मरवाने वाली बात होगी ना बिल्कुल। तो अयोध्या में क्यों नहीं लड़वा देते? हाँ, अयोध्या में लड़वा दें, रायबरेली से लड़वा दें, कोई सीट है ही नहीं। यूपी में ऐसी कोई सेफ सीट नहीं है अभी इस समय जो बीजेपी कैंडिडेट के सामने आप लड़के जीत सके, अगर आपको सारे एलाइज बसपा वगैरह ये सब लोग मिलकर सहयोग ना करें, जितने भी विरोधी दल हैं। तो प्रियंका गांधी की स्टार्टिंग के बारे में ही डाउट हो गया। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने आज तक एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, एमएलसी का नहीं लड़ा, ना राज्यसभा में नहीं रही, ना लोकसभा में रही, कोई चुनाव तो लड़ा नहीं है आज तक। अभी तो टेस्ट ही नहीं हुआ है कि उनकी क्षमता क्या है, कितनी क्षमता है। तो पार्टी के अंदर इस बात पर भी चर्चा शुरू हो गई है कि साहब अगर पहला ही चुनाव हार गई प्रियंका गांधी तो वो तो जिंदगी भर के लिए एक कलंक लग जाएगा, फिर तो कहीं भाव ही नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ कांग्रेस का हिम्मत जो, होनी चाहिए। अटल बिहारी हाँ वाजपेयी भी अपना पहला चुनाव हारे थे। हाँ बिल्कुल हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन गांधी परिवार को आदत नहीं है ना इसकी। आप देखें ना, हमारे आपके सामने कितना समय हो गया, एक अमेठी का 2019 का चुनाव छोड़ दें, गांधी परिवार के मेंबर के लोगों को कौन सा चुनाव आपने हारते हुए देखा? बताइए। सोनिया हमारे सामने कभी नहीं आ रही, राहुल गांधी जब से लड़ रहे थे जीत ही रही थी, राजीव गांधी 4 बार जीते, तो कभी संजय गांधी हारा होगा, एक चुनाव हारा था शायद संजय गांधी अमेठी से। बाकी तो ये है सारा सारा सीन। ये सारा का सारा राम मंदिर का चमत्कार तो नहीं हो रहा है? इन लोगों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट किया, तो कोई ऐसा तो नहीं कि राम जी जो है वो इनका कार्यक्रम कर रहे हैं? राम जी तो नहीं खैर नहीं बिल्कुल, करते, हनुमान जी करते हैं उनके हाँ बिहाफ पे। तो बिल्कुल होंगे हनुमान जी तो। दरअसल एक एक हनुमान जी वहां भी है ना बिहार में, वो थोड़ा परेशान है इस समय। चिराग पासवान। चिराग पासवान इस समय थोड़ा परेशान है कि भाई बताइए, हमने तो इतना सब प्रयास किया, नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पे पहुंचाया और आप लोगों ने फिर उनके साथ सरकार बना ली है। लेकिन अभी क्या है कि बीजेपी अभी फिलहाल ये सोच रही है कि लोकसभा चुनाव को श्योर करा जाए। केवल एक मुझे लग रहा था कि एक बिहार ही ऐसा बचा हुआ था जहां लेके बीजेपी श्योर नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपना तो श्योर था कि 15-16 सीटें हमारी तो आ जाएंगी, लेकिन एनडीए के जो काउंट था उन्हें वो 10-11 सीटें कम होती नजर आ रही थी। तो उन 10-11 सीटों को उन्होंने आसानी से कवर कर लिया है। और जो ये यूपीए अब बचा है, इंडिया अलायंस तो खत्म ही है, ये जो यूपीए बचा हुआ है इसकी स्थिति वही पिछले बार वाली होने जा रही है। एक या दो से ज्यादा सीटें अब बिहार में उनकी नाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मामला सेट कर लिया है बीजेपी ने अपना बिहार में। वहां पे तो पार्टियां ही खत्म कर दी थी, महाराष्ट्र में तो एनसीपी और वो खत्म हो गए।
और शिवसेना अगले ही दिन वाले। लालू जी जो है वो ईडी के यहाँ पहुंच गए। हाँ, आज लालू जी ईडी के यहाँ हैं और हेमंत सोरेन भागे भागे फिर रहे हैं। सुबह से पता ही नहीं है कि हेमंत सोरेन कहाँ है। अभी 10 मिनट पहले ही आपसे वो बात करने से पहले ट्वीट आया है उनका कि वो 31 में जाएंगे अब मिलने के लिए। वैसे उनके पिताजी भी इसी तरह से भागे भागे घूमते थे, पता है आपको? एक बार हाँ जब वो कोल मिनिस्टर थे तो उनके विरुद्ध भी वो एक किसी मर्डर केस में जब उनको ढूंढ रही थी पुलिस, तो वो भी गायब हो गए थे। हाँ, तो सब और देखिए स्पेशली ईडी से मिलने के लिए ही हेमंत सोरेन कल जो है दिल्ली आए थे। अभी कल ही खबर थी कि वो दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली वो आए हुए थे लेकिन अपने घर पर नहीं थे। ये तो मतलब पता नहीं केजरीवाल के घर पे चाय पी रहे थे क्या, कहाँ पे थे। फिर बाद में खबर आई कि जो जीपीएस के थ्रू ईडी वालों ने उनकी लोकेशन ढूंढी है कि दिल्ली में है तो कहाँ है। खबर आई है वास्तव में, इससे लेकर ट्वीट आया है किसी अखबार का किसी चैनल का ट्वीट आया कि लोकेशन मिल गई। मतलब ट्वीट ये आया कि हेमंत सोरेन की लोकेशन ईडी को मिल गई है, वो दिल्ली में ही है। फिर उसके बाद टाइम्स नाउ का एक ट्वीट आ गया, उसका फ्लैश आ गया न्यूज का कि साहब हेमंत सोरेन ने कहा है कि देखिए आज सॉरी आज मैं नहीं मिल पाया, लेकिन मैं 31 तारीख को मिलने जरूर आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अब देखते हैं क्या अच्छा होता अच्छा। है। तो फिर हेमंत सोरेन के उदाहरण से ही प्रेरित होके हमारे सर जी जो थे वो लगातार समन अवॉइड कर रहे थे। तो अब यदि हेमंत सोरेन ही चले जाएंगे, लालू जी भी चले जाएंगे, तो फिर वो हमारे सर जी क्या करेंगे? नहीं सर, अभी तो सर जी का कुछ पता नहीं है। अभी तो फिलहाल मुझे ये भी नहीं पता लेटेस्ट स्टेटस क्या है, उनके पास लेटेस्ट समन कोई सा आया है या नहीं, क्योंकि पिछले वाले तो जितने भी समन थे उन सभी को वो छोड़ चुके हैं, उनमें तो वो किसी में गए नहीं है। और अरविंद केजरीवाल का फिलहाल मुझे यही नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल उससे पहले जो सेटलमेंट बाकी चल रहे हैं स्टेट्स में, और वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव जितना नजदीक आ जाए और तब तक इसे मामले को टालते रहें। हेमंत सोरेन ने भी कई महीने टाला है इस मामले को, तो केजरीवाल तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया मजेदार बात आपको बताता हूँ कि एक जी। पत्रकार हैं यहाँ की, सबा नकवी, आपने देखा होगा उनको। कल तो मैंने चेक तो किया था उनका, आज कुछ बोल गई क्या? नहीं, वो उसमें आशुतोष के कार्यक्रम में थी, वो सत्य हिंदी वालों के में। तो अच्छा अच्छा उसमें अच्छा। उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने हम्म। उसमें ये कहा, सबा नकवी ने, तो उस उनसे सवाल ये पूछा आशुतोष ने कि सबा आप ये बताइए कि 2024 तक तो नीतीश कुमार साथ आ गए बीजेपी के, लेकिन 2025 तक क्या साथ रहेंगे, मतलब विधानसभा चुनाव तक क्या स्थिति रहने वाली है। तो उन्होंने कहा कि आशुतोष जी आप 2024 की बात कर रहे हैं, आप ये बात सोच लीजिए कि 2024 का चुनाव आते आते, मतदान होते होते, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, इनमें से कौन सा बाहर बचेगा, आप इसकी गनीमत कर लीजिए। मुझे तो ये सारे के सारे अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा अलग परसेप्शन है, मतलब अलग अलग तरह का नैरेटिव लेके आई हो आप। उन्होंने कहा देख लीजिए सारे के सारे बंद होने के चांसेस हैं, और समीकरण तो वही बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरा मानना है इसमें संजय जी कि इसमें सख्ती के साथ करना चाहिए इन्हें। ये जो सोचने लगते हैं ना कि साहब हम इन पे हाथ नहीं इन पे हाथ डाल देंगे तो इन्हें सहानुभूति मिल जाएगी, ये मिल जाएगी। अगर आप किसी के खिलाफ कोई ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, पूछताछ चल रही है, और वो आप समन पे नहीं आ रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं दे रहे हैं, डेट अपनी नहीं दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। वरना तो एक नैरेटिव ये भी बनने लगा है कि बताइए सबके खिलाफ तो समन आते हैं, ईडी कार्रवाई करती है, गिरफ्तार करा जाता है, उनके यहाँ रेड होती हैं, लेकिन गांधी परिवार पे तो आज तक नहीं हुआ कुछ भी। नेशनल हेराल्ड मामले में, तमाम तरह के लैंड डील में, वहां के गांधी परिवार के किसी मेंबर के खिलाफ कुछ नहीं हुआ आज तक। तो फिर लोग ये भी बातें करने लगते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आपने ठान ही लिया है कि अपने सारे जितने भी राजनीतिक विरोधी हैं उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो दबंगई के साथ करनी चाहिए। मेरा मानना है उसमें झिझकना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि एक जो इंदिरा गांधी जी वाला जो एपिसोड हुआ, जो चरण हाँ सिंह ने इंदिरा गांधी को वो गिरफ्तार किया था, हाँ और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को जबरदस्त सहानुभूति मिल गई और वो बम्पर वोट के साथ वापस आ गई, तो वो कहीं ना कहीं हमारी पूरी की पूरी राजनीतिक विचारधारा में समा गया है, वो समाहित हो गया हाँ है। वो और समाहित हो इसलिए गया। वो एक क्या कहते हैं ना कि वो एक सिंबल बन गया है उसका, एक कि साहब नहीं अगर ऐसा हुआ तो देखिए उस समय ऐसा हो गया था, लोग उसका उदाहरण देते हैं।
लेकिन परिस्थितियां हो रहे हैं। आप संजय जी मानिए, क्या इस बार इस अब ऐसा हो सकता है क्या? क्या संभव है ऐसा? क्या आप बताइए, केजरीवाल के कितने लोग अंदर चले गए, क्या क्या सहानुभूति मिल गई केजरीवाल को? कुछ, मुझे तो लगता नहीं कि इससे कोई फर्क पड़ा है। मनीष सिसोदिया 6 महीने से बंद है, 1.5 साल से। सत्येंद्र जैन बंद है 2 साल से। तो मुझे तो लगता नहीं कि इससे कुछ फर्क पड़ता है। और दूसरा, सबसे मेन क्या बात है, ये जो राहुल गांधी बार बार जो कहते हैं जाके सब जगह कि आज आज कुछ कह दिया, आज हिंडनबर्ग कह दिया, आज अडानी को गाली देने लगे, आज अंबानी को, कहीं मोदी को कुछ कहने लगे, तो ये इनका साहस क्यों बढ़ता है? ये इनका साहस इसीलिए बढ़ता है क्योंकि ये जानते हैं कि आपके ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा को तो मैं तारीफ करता हूं कि उस बंदे ने ये कह दिया कि मैं आपको अरेस्ट करा दूंगा। हालांकि अगर वो अरेस्ट कराने भेजा जाएगा तो शायद उसका बीजेपी का हाईकमान ही उसे रोक देगा कि भाई नहीं, ऐसा मत कराओ। लेकिन उस बंदे ने कहा तो कम से कम। अब जैसे अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने सरेआम कह दिया था विधानसभा में कि तुम बैठ जाओ, तुम अपने बाप के सगे नहीं हुए, तुम किसके सगे हो गए? ये तो किसकी हिम्मत होती थी ऐसे बोलने की? आज कुछ लोग बोल तो रहे हैं। राजनीति का जो तौर तरीका है वो बदला तो है, पहले वाली बात तो अब रही नहीं है कि आप अगर किसी बड़े बाप के बेटे हैं या किसी बड़ी पार्टी के नेता हैं तो आपसे लोग डर जाएंगे, दब जाएंगे। तो वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, साथ में आज राज्यसभा के इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ जी। तो अब ये जो है एक नया राउंड शुरू कर देगा पार्टियों के बीच में ही। हाँ, इससे इसका तो बड़ा फायदा होगा, क्योंकि राज्यसभा का जो सीटें होती है ना संजय जी, वो तो क्या होता है कि वो डील का एक पार्ट होती हैं। जैसे कहते हैं कि वो चिराग पासवान को 4+1 कर देंगे, 5+1 कर देंगे। और जैसे कि आजकल सभी स्टेट्स में फैशन चल गया है डिप्टी सीएम बनाने का, कि कोई मामला अगर कहीं पेंच फंस रहा है, सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, तो 2 डिप्टी सीएम बना दिए, उससे सेटलमेंट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा के जो ये चुनाव हो रहे हैं, और ये अभी जो ये सारी की सारी प्रक्रिया जो है, अधिसूचना जारी होने से लोकसभा चुनाव से पहले निपट जाएगी। 29 फरवरी तक ये निपटनी है सारी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इंडिया अलायंस में जो है सब जगह बड़ी भगदड़ मचती हुई नजर आने वाली है। इसे लेकर कई स्टेट्स में बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है ये चुनाव। तो राहुल गांधी की जो फिर बीजे न्याय यात्रा है, ये चलती रहेगी इसी प्रकार, और इसी प्रकार हाँ, जहाँ जहाँ इसमें जाएगी वैसे भी। उत्तर प्रदेश में तो उसने, उत्तर प्रदेश तक तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। उसके बाद फिर जाना है उसको मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में तो वैसे भी उसके लिए कुछ है नहीं। फिर जब तक नहीं। महाराष्ट्र पहुंचेगी तब तक महाराष्ट्र का भी बंटाढार कर देगी। हाँ, ये तो बंटाधार तो मैं बता ही रहा हूं आपको, बंटाधार तो वहीं असम के बाद ही हो गया। ये जो इसकी बीजे यात्रा जो है इनकी, इसका असली इसलिए जो कहानी होनी थी वो तो बस असम की थी कहानी। वो जितना हाईलाइट होना था ये हो गई। बिहार में कुछ नहीं होने वाला है इसमें, उत्तर प्रदेश में तो मतलब ही नहीं उठता इनका, कोई पूछने वाला नहीं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं कुछ होने वाला है नहीं। ये एक औपचारिकता है। और मेरा ये मानना है कि ये इस तरह का जो काम ये राहुल गांधी करते हैं ना, ये कायदे से अपनी जिम्मेदारियों से भागने की भी एक कोशिश है। कि अलग अलग राज्यों में अगर आप नेता हैं, सही मायने में किसी पार्टी के नेता हैं, और आप अपनी पार्टी में हर डिसीजन में आप अपनी टांग अड़ाते हैं, तो फिर आपको, जो आपके एलाइज हैं या जिनके साथ आप गठबंधन सीट शेयरिंग की बातें कर रहे हैं, उसमें भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। क्यों आप अशोक गहलोत पे छोड़ देते हैं या भूपेश बघेल पे या खड़गे जी पे छोड़ देते हैं, जब आप उनकी मानते नहीं है? तो इसमें थोड़ा सा पेन लेना चाहिए। लेकिन ये क्या है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागने की भी एक इनकी कोशिश है कि साहब मैंने तो किया नहीं था, जो भी है वो इन लोगों ने किया। ये एक जिम्मेदारी से भागने वाला मामला है और कुछ नहीं है। तो ये अननोटिस्ड पहले रही थी, अब भी ऐसे ही रहेगी। पहले वाली से तो बहुत ही घटिया स्थिति में चल रही है ये वाली यात्रा। इसमें तो तो हेमंत महाराष्ट्र सोरेन में ने, क्या होगा? महाराष्ट्र में भी शिवसेना 23 सीटें मांग रही है अपने लिए। अब देखिए क्या होगा, अभी तो समय है, देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र में तो दबाव रहेगा ही शिवसेना का, क्योंकि शिवसेना जानती है कि अगर वो वहां दबाव नहीं बनाएगी तो और कहाँ दबाव बनाएगी। वहां तो उनका प्रभाव है, वहां तो निश्चित रूप से रहेगा इनका प्रभाव। देखते हैं क्या होता है। एनसीपी वाला भी तो मामला सेटल होना बाता है। ये भी जो इनका क्या है, पोता लगता है क्या है, रोहित पवार, उसके पीछे भी ईडी लगी हुई है, उससे 2-3 बार पूछताछ हो चुकी है। वहां तो मामला दूसरे फंसा हुआ है, शरद पवार का जो पोता है उसके खिलाफ भी चल रहा है मामला। तो महाराष्ट्र में तो
सेटलमेंट दोनों ही तरफ से बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे तो। इधर जो शिंदे और इनका है, इनका भी कठिन नजर आ रहा है। ये भी आसानी से सेटलमेंट नहीं हो पाएगा इनका भी। और अभी अजीत पवार मामला अटका हुआ है। कितने लोग साथ हैं, कितनी सीट पे उनका दावा है, वो वाली अभी क्लियर नहीं है स्थिति। तो बीजेपी अपना अपना पक्ष तो रख सकती है कि हम इतनी सीट लड़ेंगे, 25 लड़ेंगे, 30 लड़ेंगे, लेकिन इन दोनों को कितनी कितनी देंगे, उन्हें भी, उनके लिए भी दिक्कत है। महाराष्ट्र में तो अभी दोनों साइड में प्रॉब्लम है, समय लगेगा। ये तो बिल्कुल चुनाव जब आ जाएंगे उसी समय सेटलमेंट होगा इसमें, तो मुझे लग रहा है। जी। और एक और समस्या खड़ी हो गई है इन लोगों के लिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसमें ये लोग गए नहीं, और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार का एक उल्लास, उमंग, उत्साह का वातावरण है पूरे देश में, वो तो है ही। साथ में ज्ञानवापी की रिपोर्ट भी आ गई। अब लोग इनसे कह रहे हैं कि भाई तुमको यदि राम मंदिर का दुख है कि तुम राम मंदिर वाली जो बस है उसको मिस कर गए, तो अब तुम्हारे पास अवसर है कि तुम जो है काशी और मथुरा में आप इसका समर्थन करके अपना प्रायश्चित कर लें। जी, बात तो सही है। और इसमें देखिए, जो तमाम प्रबुद्ध समाज के लोग हैं जो इन मुद्दों पे अक्सर चर्चा करते रहते हैं, इन सब इस सब में पार्टी हैं जो, वो तो अक्सर कहते रहे हैं इन सब बातों को कि भाई अगर ये जो मुस्लिम समाज है ये अपनी तरफ से ही कह दे, मान लेके तो ठीक है भाई ये हमने दिए, तो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी। इसमें तो ये वाली रिपोर्ट जो आई है, ये तो ताजा रिपोर्ट, इसमें तो बहुत ही स्पष्ट हो गया है, इसमें तो बहुत क्लियर है तो एकदम। राम मंदिर वाले से, बाबरी वाले से भी बहुत ज्यादा स्पष्ट है इसमें तो सब कुछ। हाँ, इसमें तो सब कुछ दिखाई हाँ, पड़ता है सामने, सब कोई भी दिखाई देख दे रहा है सकता है। सामने ही कि नंदी, इसमें नंदी कहीं बैठा हुआ है पूछिए, सामने। देखो बच्चा भी पश्चिमी बता दीवार देगा देख कोई। लीजिए, हाँ हाँ हाँ। वो जो पीछे वाली दीवार है उसको देख के ही पता चल जाता है ना सारा का सारा। हाँ, उसमें एक तो दूसरी चीज स्टिल साहब, ये जो पोर्टेबल है। पूरा जो सिस्टम, राजनीतिक पार्टियां तो बहुत ज्यादा बोलने से बच रही हैं इस पे, लेकिन जो इनका पूरा इकोसिस्टम है उसका जो मेल्ट डाउन है राम मंदिर को लेके और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेके, उसके बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मेल्ट डाउन तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ यहाँ के हाँ, हमारे, उस समय तक तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी ना, उसके हाँ बाद तो तो इसका लेवल जो है वो बहुत बढ़ गया है। हाँ बढ़ गया है। और कुछ जो यहाँ के हमारे मेल्ट डाउन जिनका हुआ है, खासतौर से हमारे मीडिया से जो लोग हैं, उन्होंने तो सुना है कि पाकिस्तान के लिए वन वे वीजा भी अप्लाई कर दिया है कि सब हमें हिंदुस्तान में रहना नहीं है। हमें तो हिंदुस्तान छोड़ के हमें जाना है साहब, क्योंकि यहाँ पे जो झंडे लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है कि हमारी छाती पे गाड़ दिए गए हैं। तो मेल्ट डाउन तो उनका जा है तो ही। फिर भी नहीं, हम तो, मैं तो कितनी बार कह चुका हूँ भाई चले जाओ, बहुत सारी हाँ जगह है, सोमालिया चले हाँ, जाओ, यमन चले जाओ, अभी लेटेस्ट क्योंकि मालदीव है, मालदीव चले जाओ, बहुत बढ़िया जगह मालदीव है। चले जाओ, और क्योंकि सऊदी अरब में, अमीरात वगैरह में तो कोई लेगा नहीं तुमको। हाँ, वैसे सऊदी टेम्परेरी अरब, रहना चाहो तो वहां भी जा सकते हो। सऊदी सऊदी अरब का जो असली मुसलमान है वहाँ का जो मूल है, अमीरात तो वो अब इन तो लोगों के इधर लिए यूपी, ये त्याज्य हो वो गए। तो इधर इंडिया वालों को, इंडिया के जो मुसलमान है, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इन्हें तो मुसलमान मानते ही नहीं है। इन्हें तो वहां पे झाड़ू पोछे के काम के लिए रखते हैं सऊदी वाले तो, वहां के जो शेख हैं। अरे अमीरात में तो वो मंदिर बना रहे हैं, वहां भी जा रहे हैं मोदी जी, हाँ, वो 14 उसमें फरवरी को उसका उद्घाटन जी। करने जा रहे हैं। हम्म। तो अमीरात भी इनके लिए त्याज्य हो गया। हाँ, वहां भी छाती पे जहां झंडे जहां लग जाएंगे। वहां तो बुर्ज वहां खलीफा पे झंडे लहराएंगे भगवान। अभी 24 तारीख को ही बन गया था, तो पहले तो इन्होंने प्रचार किया कि नहीं नहीं, ये फर्जी है, ये फर्जी है, कुछ फैक्ट चेकर्स ने कहा फर्जी। बाद में पता चला कि तो सब असली है, हो रहा है हम्म। बाकायदा। हाँ वहां बिल्कुल पे है। जय श्री राम जो है वो प्रोजेक्शन से, डिजिटल प्रोजेक्शन से बुर्ज खलीफा के जैसे करते हैं वो कर रहे हैं। हम्म। हाँ, वो तो करेंगे वो। वो तो बिजनेस, वो तो उनके लिए तो बिजनेस है ना ये सब चीजें। वो इन सब चीजों से ऊपर उठे हुए लोग हैं। देखिए, गल्फ कंट्रीज में क्या है संजय जी, जो मैं जानता हूं, जो मैंने चीजें समझी हैं, वो सब जानते हैं कि एक दिन ये तेल पेट्रोल ये सब खत्म होना है। अपनी इकोनॉमी के लिए और भी तो ऑप्शंस तलाश ले होंगे ना। और सबसे मेन टूरिज्म है, जैसे दुबई है। दुबई ने जिस तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट किया है, इतनी सस्ता सब कुछ उपलब्ध करा के, वहां पे इतने दुनिया भर के टॉप ब्रांड के मॉल वहां पे बुला के, तो उसके बाद एक नया ऑप्शन भी तो निकल के आ रहा है ना, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है इसका। अब तक क्या था वहां पे टूरिज्म के नाम पे, हज के अलावा और क्या होता था बताइए, कौन जाता था इन गल्फ कंट्रीज में घूमने के लिए?
आज सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। 3 दिन की जब भी छुट्टी होती है दिल्ली में, मतलब यहाँ इधर जहां पर 5 डे वीक वाला वो है, वहां तो यहाँ तो फ्राइडे में लोग निकल जाते हैं और मंडे को सुबह दुबई से लौट के आते हैं। और बड़े सस्ते सस्ते पैकेज हैं इंडिया के। आप इंडिया में ही कहीं घूमने चले जाओ, अगर दिल्ली वाला कहीं साउथ के किसी स्टेट में जा रहा है घूमने के लिए, उससे सस्ता दुबई का पैकेज है 3 रात्रि का। जी। तो हमारे जो मुगलई पत्रकार हैं, तो वो मुगलई पत्रकारों के बारे में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से वो रो पीट रहे हैं। एक का तो आपने उल्लेख कर ही दिया, उनके तो नहीं, वो सीने उस में दिन चले गए। रवीश कुमार गाड़ी लेके निकले थे उस दिन 22 तारीख को। रवीश कुमार जी गाड़ी लेके निकले थे। जी। हाँ, वो देख के आए थे कि कहाँ कितने झंडे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो अगली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन, उनका मतलब था कि एक जनरेशन तो वो थी जिसने बाबरी को देखा है, और जिसने बाबरी विध्वंस का समय नहीं देखा, तो उसके बाद की जो जनरेशन है, उसने कहा कि इन लोगों ने उन लोगों के हाथों में अब ये झंडे पकड़ा दिए, भगवा झंडे। तो रवीश कुमार पूरा दिल्ली के कई पार्ट में घूम के आए, जहां जहां उन्हें सब जगह जो है जय श्री राम लगा। तो अब उन्होंने अपनी जो खीज उतारी है, वो जय श्री राम की जगह जो है वो अब नीतीश कुमार जो आ गए हैं पलटू राम, उन्होंने कहा है कि अब कल तक बीजेपी जय श्री राम कह रही थी, आज जय श्री राम के साथ पलटू राम आ गए उनके साथ। तो अपनी खीज उन्होंने इस तरीके से निकाल ली है। और ओवैसी जी जो है वैसे ही परेशान है। ओवैसी ने तो बड़ा अच्छा बयान दिया। यहाँ का जो डेवलपमेंट है बिहार का, उसमें मेरा मानना है कि सबसे बढ़िया जो है ओवैसी ही बोल रहा है। ओवैसी ने तो तेजस्वी को चैलेंज किया है। उसने कहा तेजस्वी तेरा यही हाल होना होता, तूने सारे के सारे हमारे विधायक जो है AIMIM के तोड़ के अपनी तरफ मिला लिए थे, तो अब ये तुम्हारा कर्मा है जो तुम्हारे सामने आया है। तो उसने तो सही चैलेंज किया। उसने कहा कि लोग हमें कहते हैं कि हम जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं, कि आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के, आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, हमें आप बताओ। तो ओवैसी ने तो खूब पेला है इनको, तेजस्वी को, आरजेडी को, कांग्रेस को, सबको खूब भला बुरा कहा है ओवैसी ने। ओवैसी तो ऐसे मौकों पे ठीक बोलते हैं। जी। और हमारे स्टालिन वाले भाई लोग चुप हैं। हमारे सिद्धरमैया जी जो हैं वो हनुमान जी का झंडा उतरवा रहे हैं। क्या हो गया इन लोगों को? क्या पॉलिटिकल सेंस बिल्कुल खत्म हो गया। कहते हैं कि हम तो मोदी के राम जो हैं, जो अयोध्या में है, वो मोदी के राम है उनके लिए। उन्होंने कहा मोदी के राम को नहीं मानते, हम तो गांधी जी के राम को मानते हैं, रघुपति राघव राजा राम। वो तो पता नहीं कौन से उनके राम कुछ अलग हैं। शायद उन्हें गांधी जी से ही क्लियर करवाना पड़ेगा कि वो राम और ये राम एक ही है। तो जो ऊपर जाके आए, हाँ, जाना चाहिए उन्हें, बिल्कुल मिल के आए। बापू के पास जाएं वहीं पे, और वहीं जाके क्लियर करा लें सारी चीजों को। वैसे संजय जी, क्या ये जो बिहार वाला हुआ है, इस पर अगर हम बात करें, तो आपको क्या जी। लग रहा है कि यहाँ पे जो ये इंडिया अलायंस है, इसको एक आध सीट मिल पाएगी नहीं अब बिहार में? किशनगंज तो पक्की है ना कांग्रेस की, किशनगंज अगर को उनको अगर दे छोड़ दी दे गई तो तो। फिर किशनगंज के अलावा कोई और मुझे तो लग नहीं रहा कोई मुझे लग रहा है मिलेगी नहीं। किशनगंज में भी हो सकता है इस बार जो है वो ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस करे। हाँ, अगर बीजेपी वाले, मैं तो इसमें कहता हूँ, अगर बीजेपी वाले, जेडीयू वाले सब ओवैसी से बात कर लें, एक दमदार सा कैंडिडेट वहां पे उतरवा दें ओवैसी से, तो वहां भी कहानी बन जाएगी इनकी, वहां भी मामला हो सकता है कुछ। तो फिर तो पिछली बार तो 40 में से 39 आई थी, तो आप क्या 40 में 40 दिलवाना चाहते हैं? एक भी नहीं छोड़ेंगे नहीं, मैं तो मैं हमारे। यही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप। लालू जी की पिछली बार 0 आई थी। जी, लालू जी की 0 थी। लालू जी का तो इस बार भी ऐसे ही लग रहा है मुझे। अब हो सकता है कि ये सब लड़ाई झगड़ा किशनगंज को लेकर इनमें फिर हो, आरजेडी और कांग्रेस वालों में भी झगड़ा हो कि यार एक सीट श्योर है जो पक्की, उसी पे उस पे कौन दावा करे, उस पे भी झगड़ा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो हाँ। सकता है। खेल खेल बड़ा बड़ा एकदम तेजी से बदला है, एकदम एक सप्ताह के चीज हो अंदर ही गई सारी कहानी इसमें, बदल गई। और इसका देखिए कहानी संजय जी, मैसेज बदलने कितना के बड़ा बाद जा ये रहा हो है, गया कि बिल्कुल फिनिश नजर आ रहा है इंडिया अलायंस, एकदम खत्म हो गया इंडिया ऐसा लग रहा है अलायंस कि फिनिश नीतीश से। नजर आ रहा है, और लोकसभा चुनाव एक तरफा हो गया है। बहुत एक तरफा हो गया है, कोई फाइट नजर नहीं आ रही कहीं भी।
कुल मिला के बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, यही 2-3 स्टेट थे जहां पे लग रहा था ये कुछ फाइट होगी 10, 15, 20 सीटों के लिए इधर उधर दोनों तरफ। तो बिल्कुल एकदम वन वे ट्रैफिक हो गया है वहां। तो वही होना है पिछली बार वाला, बंगाल वाला, बीजेपी वर्सेस टीएमसी, और महाराष्ट्र और बिहार सेटल हो गया पूरी तरीके से। जी, तो अब तो ये है कि केवल ये देखना है कि भाई 303 प्लस जाएंगी या 303 से कम रह जाएंगी। हाँ, अब इसके तो ये अलावा है। तो और कुछ है। अब तो बीजेपी अब तो बीजेपी को यही सोचना है कि अपने नंबर्स बढ़ाए जाएं, क्योंकि जो इनका एनडीए का फॉर्मेट था उसमें जो कमियां हो रही थी वो तो लगभग इन्होंने सेटल कर ली हैं। अब तो बीजेपी इसी कोशिश में रहेगी कि अपने नंबर बढ़ाए जाएं, जैसे कि बिहार में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए, उधर वहां महाराष्ट्र में भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए पिछली बार से। तो बीजेपी अपनी जो टैली है उसे अप करने की कोशिश करेगी। जी, बिल्कुल, यही करना भी चाहिए अभी तो। और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। जो रिजल्ट है वो तो साफ दिख रहा है कि रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकलेगा। आप तो देख सकते हैं ना इस समय जो कांग्रेस के जो आपके स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो इनके प्रवक्ता हैं, वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं अब टीवी चैनल्स पे, बिल्कुल बौखलाए हुए से, बिल्कुल घबराए हुए से। आपने खड़गे जी का रिएक्शन नहीं देखा इस पे, नीतीश वाले मामले पे? जुबान लड़खड़ा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और उनकी उनकी बातों में ये भी एक छोटा सा एक कहीं एक मन में एक थोड़ा सा जो कहते हैं ना छोटी सी उम्मीद की किरण जो है वो भी नजर आ रही थी कि हम तो नीतीश जी को सब कुछ एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। ये शपथ ग्रहण से पहले की बात है, ये परसों का जो बयान था उनका कि हम तो सब एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। और मैंने इस बारे में लालू जी और तेजस्वी से फोन पे बात की तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ ऐसा होने जा रहा है, नीतीश जा रहे हैं उधर एनडीए में। तो उन्होंने कहा कि हम उनसे कहो भाई हम एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं। और हकीकत बात देखिए, उस मुझे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने भी प्लानिंग बहुत बढ़िया कर ली 2-3 दिन के अंदर ही। कल आपने वो देखा होगा जो वीडियो जो इस पूरे मुद्दे को लेकर केसी त्यागी ने जो बयान दिया, केसी त्यागी ने तो कांग्रेस की जिस तरीके से उसमें धुलाई करी है, उस बयान में 7-8 मिनट का वीडियो है वो पूरा, और उन्होंने सारी की सारी जो कहानी है वो सारा ठीकरा उस पर छोड़ दिया कांग्रेस के ऊपर। और इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि उनकी जो नाराजगी, लोग ये कह रहे हैं ना कि तेजस्वी वगैरह सब सीएम बनने के लिए दबाव बना रहे थे, अभी मेल्ट डाउन हुआ है ये लेटेस्ट जिससे नीतीश कुमार ट्रिगर हुए हैं, वो वही मामला था जो खड़गे को प्रेसिडेंट बनाने का जो मामला है एनडी इसका इंडिया अलायंस का, वहीं से नीतीश कुमार ने बिल्कुल एकदम मन बना लिया कि अब रुकना नहीं है एक मिनट भी इनके साथ। क्योंकि नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि जहां से मैंने स्टार्टिंग की थी, और लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने प्रॉमिस भी किया था कि भाई आपको सबसे बड़ी भूमिका दी जाएगी इसमें, तो उसमें वो बड़ी भूमिका और कुछ नहीं थी, वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार है वो घोषित करवाना चाहते थे। और वो ये करने के लिए कोई तैयार नहीं था। इवन जब कन्वीनर बनाने की बात या चेयरमैन बनाने की बात आई इंडिया अलायंस के, तब भी इनका नाम कंसीडर नहीं किया किसी ने, इवन किसी ने विरोध तक नहीं किया कि भाई नहीं, नीतीश कुमार ने शुरुआत की थी, उन्हें बनाया जाए। कोई बोला ही नहीं इनके। तो नीतीश कुमार को लगा कि भाई इनके साथ रहने में कोई फायदा है नहीं, अपनी ढकली अपना राग गा रहे हैं सबके सब, ये नहीं सुनने वाले किसी की भी। तो उन्होंने सोचा कि मौका है बढ़िया, निकल लो यहाँ से। जी, जी। और उधर जम्मू कश्मीर में भी फारूक अब्दुल्ला को छोड़ के लोग भागे। हाँ, वो वहाँ तो जम्मू कश्मीर का तो मामला कुछ है ही नहीं है, फिनिश ही है वहाँ तो कहानी इनकी, बेकार ही है वहाँ तो। एक आध सीट उनकी आती है उनकी, बस उसके अलावा कुछ बन नहीं रहा। अब देख उसमें वहाँ तो जो परिसीमन हो रहा है उसमें उसके बाद पता लगेगा कि इस बार लोकसभा में भी कोई इनकी स्थिति बनेगी या नहीं। जी। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट और मंडल ऑफिस बेरर्स और इनका जो जम्मू में जो इनकी पूरी यूनिट थी लगभग, वो सारी की सारी चली गई। वैसे भी जम्मू में जो हुआ करते थे वो देवेंद्र सिंह, वो तो पहले ही छोड़ गए थे। वो तो हाँ, का वहाँ जितेंद्र तो सिंह के पहले भाई, काफी लोग बीजेपी में चले गए थे इनके। बिल्कुल सही जितेंद्र बात। सिंह के भाई थे वो, उनके हम्म। साथ में रहा करते थे। वो पूरी फैमिली ने अपना हिसाब किताब कर रखा था, एक भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक भाई बीजेपी में। फिर वो छोड़ के चले आए। और अब जो है वो उनके जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह ये सारे के सारे जो है वो जम्मू वाले वो छोड़ के इधर चले आए हैं।
देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले हर आदमी अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है। पॉलिटिशियंस का यही है कि सब अपनी गोटियां सेट करना चाहते हैं कि जिसकी जहां बैठ रही है वो वहां पे जा रहा है। और ये देखिए, ये राज्यसभा चुनाव होगा, इसमें भी बहुत सारे सेटलमेंट होंगे। इसमें कौन किस राज्य से भेजा जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, देखने वाली बात होगी इसमें। और इसका सीधा लोकसभा चुनाव से ताल्लुक रहेगा इस बार, ये ऐसे समय पे हो रही है। बिल्कुल सही है। तो फिर ये पूरा का पूरा शेप जो है, अब तो मेरे ख्याल से नीरस हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। नीरस हो गया है संजय जी। जो पिछली बार यूपीए था, ये उस यूपीए से भी बहुत खराब स्थिति में आ गया है। उस यूपीए में कम से कम एक मजबूत एनसीपी थी, ठीक ठाक पार्टियां थी जो अपने अस्तित्व वजूद रखती थी। अब तो ये भी नहीं रही, इनका भी अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है। तो साउथ के स्टेट्स में सब अपनी अपनी पार्टियां हैं। वहां पे उनकी जगन मोहन की पार्टी है, वहां पे कम्युनिस्ट हैं, वो सब है ही, उनका अपना सेटलमेंट पहले से ही है, उन्हें किसी से कुछ करना ही नहीं है। केरल वालों के अलावा किसी को भी कुछ नहीं एडजस्ट करना। वहां पे तो कायदे से बाकी स्टेट्स में तो टुकड़ा दूसरे लोग फेंकेंगे कांग्रेस के सामने, स्टालिन फेंकेंगे या कोई और फेंकेंगे, तो और जगह तो स्थिति कुछ अरे वो नहीं। स्टालिन ने भी जो है वो कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर दिया कि ये जो है वो 5 साल कुछ नहीं करते हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन के टाइम पे आ जाते हैं सीट मांगने। हाँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं ना कि ये ज्यादा सीट ना मांगे, वहां पे 1-2 सीट से ही काम चला लें। वैसे तो कहते हैं ना, वो इधर देहात वो भी में जो अपने यहाँ वो कहते हैं बहती ना कि गंगा में हाथ धो रहा है वो भी। हाँ, वो संजय जी एक बड़ी मजाकिया टाइप की एक वो है, इधर वेस्ट यूपी में और हरियाणा में चलती है कि कमजोर की जोरो सबकी भाभी। तो कांग्रेस की तो कहानी वही है कि जिसे मिल रहा है वही इनकी बैशिंग कर रहा है, वही इनको पेल रहा है, पिटाई कर रहा है इनकी जम के। वो जवाब भी नहीं दे पा रहे वो हैं। जवाब भी नहीं दे पा अब रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव ने अपना यूनिलैटरली कह दिया कि हमने इनको 11 दे दिए हैं और वो ना तो हाँ कर पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। संजय जी देखिए, अखिलेश यादव डरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, अखिलेश यादव ने इससे पहले 7 सीटें जयंत चौधरी को दी थी। जयंत चौधरी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया उसके बाद, उसने कोई रिएक्शन नहीं दी। आप तो दे रहे हैं सीटें, वो ले रहे हैं कि नहीं सीटें, ये भी तो बात है ना। ये क्यों करना चाहते हैं? ये इसलिए करना चाहते हैं कि हम ये तय कर लें कि हम कितने टिकटों की सेल लगा सकते हैं। आपको मैं लिख के देता हूं, उत्तर प्रदेश में अगर ये जितनी भी सीटें छोड़ रहे हैं, अगर ये 80 में से 60 सीट लड़ना चाह रहा है अखिलेश यादव, या जितनी भी लड़ना चाह रहा है, 55 लड़ना चाह रहा है, 55 कैंडिडेट है नहीं चुनाव लड़ने वाले पार्टी के पास, किसे लड़ाएं? इनके परिवार वालों के अलावा डिंपल लड़ लेंगी, धर्मेंद्र लड़ लेगा, अखिलेश यादव लड़ेगा नहीं इस बार। आजम खान अंदर है, कैंडिडेट ही नहीं है इनके पास संजय जी। और जब देखिए ये दल कैसे चलते हैं, ये दल ऐसे चलते हैं कि जहां इनके पास अपने कैंडिडेट हैं बढ़िया पार्टी के, वहां तो अपने कैंडिडेट उतारते हैं, बाकी जगह टिकटों की सेल लगाते हैं। मायावती यही काम करती आई थी हमेशा से, वो टिकटों की सेल लगाती थी। तो अब ये तय कर लेना चाह रहे हैं कि हमें कितनी सीटों की सेल लगानी है, कौन कौन सी सीटों पर हमें टिकट बेचने हैं। तो ये तो अपनी तरफ से कह रहे हैं। जयंत चौधरी का एक ट्वीट तक नहीं आया उन 7 सीटों पे। मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, किसी को कोई इंटरव्यू अब तक जयंत ने नहीं दिया है। उसने एक ट्वीट किया जब वो योगी जी ने जो है वो पुलिस में जो है भर्ती की आयु घटा दी। उसने कहा कि वाह योगी जी, आपने मुझे जो है मेरे जन्मदिन का तोहफा दे दिया, धन्यवाद दे दिया योगी को। तो जयंत चौधरी तो दूसरे तरह का मैसेज दे रहा है, क्योंकि उसके पास उसे सपा के साथ रह के अगर वो 7 सीटें लड़ता है तो एक भी नहीं जीत रहा है, और बीजेपी के साथ उसे अगर 2 सीटें मिलती हैं तो दोनों जीत जा रहा है। तो फिर सर उसके लिए बताइए ना, फायदे का सौदा क्या है? क्या इस बार भी मेरठ मुजफ्फरनगर बागपत नहीं जीतेगा? नहीं नहीं नहीं, कोई चांस ही नहीं है उनके। अगर बीजेपी के साथ लड़ेंगे तो मुजफ्फरनगर बागपत जीत सकता है, वरना नहीं, कोई चांस ही नहीं पिछली है। बार तो मुजफ्फरनगर कुछ ही 1000 वोट से हारे थे। हाँ, कुछ हजार थे, लेकिन उस समय अजीत सिंह जिंदा थे, अजीत सिंह खुद लड़े थे। अजीत सिंह को वेस्ट यूपी के जाट बहुत मानते थे। अब जयंत चौधरी उस तरीके के लीडर नहीं है कि उन्हें लोग अपना वो मानने एकदम और उन्हें वोट देने लगे। क्योंकि अभी जो पुराने लोग थे, कुछ आरएलडी से थोड़ा सिंपैथी रखते थे, वो लोग तो जरूर अब भी वोट कर देते थे। लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है वो नहीं उस तरीके से वोट करती, वो उतना इमोशनली अटैच नहीं है आरएलडी के साथ यहाँ पर। तो चांस है नहीं उनके भी, खाता खुलने के भी चांसेस नहीं है।
7 सीट वो अगर लड़ेंगे भी तो 7 सीटों पे पहली बात तो उनके पास कैंडिडेट नहीं है, और 7 सीटों पे एक भी सीट पे जीतने के समीकरण ही नहीं बनते समाजवादी पार्टी के साथ। तो उनका मायावती ऊपर से कैंडिडेट उतारेगी, अब जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे? पिछली बार जब मायावती आपके हाँ साथ थी जब नहीं आप जीते। बिल्कुल बिल्कुल, मायावती भी साथ थी पिछली बार। हाँ, तब भी नहीं जीते आप, तो फिर कब जीतेंगे? इस बार तो मायावती कम से कम नहीं तो 1 लाख वोट तो मायावती, काटने की संजय क्षमता जी, जगह रखती एक सवाल, मायावती का हर सीट पे, लोकसभा सीट पे 1.25 लाख वोट इंटैक्ट है जो उसके पास आता है। वो गिर के कितना भी मतदान कितना भी नीचे चला जाता है, 80-90 हजार से नीचे वो भी नहीं जाता, कितनी भी खराब स्थिति में, कितना भी खराब पोलिंग हो, 1 लाख से नीचे नहीं जाता मायावती का कोई भी कैंडिडेट कहीं भी लोकसभा में, और ये बहुत होता है। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं वो थोड़े से आगे नीरस होने के चांसेस बनते जा रहे हैं, तो ठीक नहीं नहीं, बात हम नहीं है। इसमें नहीं नहीं, कुछ हम उन्हें पूरा रस मजेदार बनाए रखेंगे, क्योंकि हमें जब रस बीच बीच लाने में के लिए हम कुछ तो करना मेल्ट पड़ेगा। डाउन, हम जो मेल्ट डाउन है ना, हम उनका तड़का लगाते रहेंगे इसमें, हम नीरस नहीं होने देंगे। जब हमें कुछ नहीं ये मिलेगा तो हम मेल्ट डाउन को डिस्कस करेंगे ना। जी। तो आइए चर्चा को अब विराम देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान राम इनको सद्बुद्धि दें, महादेव इनको जी सद्बुद्धि दें। हाँ, अभी और भी एक बार ही समय है, अयोध्या घूम आए सब लोग। अयोध्या जाएं, काशी जाएं, मथुरा जाएं, सब जगह जाएं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जाए, अपनी आंखों से देख लें वहाँ। देवी का भी कॉरिडोर विंध्याचल वाला तैयार है, वहां भी हुआ है। बिल्कुल, वहाँ भी हुए हैं। तो इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।